के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिन चुई नीचे से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है। मास्टर लॉन्गलिन से कहता है कि मैं इस लकड़ी के टुकड़े को इस्तेमाल करते हुए तुम्हें एक ही मूव में हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे 10वें मूव के अंदर कौन सा फ्लॉ है। एल्डर भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम मुझे हरा सकते हो? चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। अपनी तलवार को उठाता है और कहता है तो मैं अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ ही तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। देखते हैं कि क्या तुम इस लकड़ी के टुकड़े के साथ अपने आप को डिफेंड कर पाते हो या नहीं। लिन चुई से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। ये मत सोचना कि कहीं तलवार के साथ हिट होकर मैं मर न जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि इस लकड़ी के टुकड़े के साथ ही मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। एल्डर लॉन्गलिन बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को ऊपर उठाता है, जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार को दंसा देता है। जब वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है तो ग्राउंड के अंदर दंसने के बाद उसकी तलवार की एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है और ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। ये ब्लू कलर का ड्रैगन एल्डर लॉन्गलिन की एनर्जी होती है, जो कि ग्राउंड के अंदर से निकलने के बाद हमारे लिन चुई के ऊपर अटैक करने वाला है। लिन उसे कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ काफी नहीं है। बड़ा सा ड्रैगन हमारे लिन चुई के करीब पहुंच जाता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, हमारे लिन चुई को निकलने लगता है। जबकि हमारा लिन उसे कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे 10वें मूव के अंदर कौन से फ्लॉज हैं और मैं तुम्हें यहाँ पर 10वां मूव भी दिखाने वाला हूँ। असल में 10वां मूव कितना ज्यादा पावरफुल है, जो तुम यूज कर रहे हो वो भी 10वां मूव है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। जो इस सेम टेक्निक को यूज करते हुए 10वें मूव को वहाँ पर एक स्टिक के साथ अप्लाई करता है और स्टिक के साथ उसका जो येलो कलर का ड्रैगन होता है वो निकलता है। उसका जो गोल्डन कलर का ड्रैगन साइज में उस ब्लू कलर के ड्रैगन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो बड़ी आसानी के साथ उस ब्लू कलर के ड्रैगन को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद एल्डर लॉन्गलिन की तरफ आगे बढ़ता है। वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में 10th फॉर्म है, ये तो ड्रैगन स्केल टेक्निक की 10th फॉर्म है, लेकिन इस लड़के ने इसको कैसे मास्टर कर लिया। तो ऊपर से ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक को यूज करते हुए 10th फॉर्म को परफॉर्म कर रहा है। उस ड्रैगन के उसके करीब पहुंचने के बाद इसका मतलब यह है कि मास्टर लॉन्गलिन हार चुके हैं। वो वहीं पर अपने घुटने टेक देते हैं और हमारा लिन चुई उसके कंधे के ऊपर आकर अपना लकड़ी का टुकड़ा रखता है और कहता है तुम हार गए हो। तो लॉन्गलिन भी कहते हैं हाँ तुम जीत गए हो। साथ ही वो उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसकी 10th फॉर्म के बारे में कैसे पता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सही तरह से मास्टर नहीं कर पाया। लिन चुई से कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो 10th फॉर्म है वो पहले की 7 फॉर्म से ही बनी है। पहले की 7 फॉर्म अगर तुम्हें अच्छे से आती है तुम उसमें से 10th फॉर्म को अपग्रेड करके उसको बना सकते हो। लिन चुई से कहता है क्या तुम्हें परफाउंड नॉलेज के बारे में कुछ भी पता है? अगर तुम्हें परफाउंड नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा हाई लेवल का हूँ। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहता है ठीक है फिर मैं अपनी हार को मानता हूँ और मैं तुमसे ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया है। लिन चुई से कहता है मेरा नाम लिन चुई है। इस वक्त जियांशी आगे बढ़ती है और उसे कह दिया एल्डर लॉन्गलिन ये हमारे नए सेंट किंग है। कुछ दिन पहले हमारी सेक्टर चीफ सुजन ने इन्हें हमारा नया सेंट किंग बनाया है। ये बात सुनने के बाद एल्डर लॉन्गलिन कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सुजन ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अगर इसको सेंट किंग बनाया है ये तो वाकई में एक यंग हीरो है, क्योंकि इसने यहाँ पर जो भी टेक्निक्स को यूज किया है वो टेक्निक्स को आम इंसान तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकता। सेंट किंग से कहता है सेंट किंग लिन चुई क्या तुम यहाँ पर मुझे ये सब कुछ सिखाना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर भी मान सकता हूँ, तुम मुझे ये वाली टेक्निक सिखा सकते हो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका अपनी ब्रिलियंट की और साथ में अपनी टेक्निक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अगर ये मुझे सिखाएगा तो मैं बहुत ही जल्दी 10th फॉर्म को अच्छे से सीख सकता हूँ। जो इसे कहता हाँ ये तो बहुत ही आम सी बात है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही जल्दी हॉन्गमैंग टूर्नामेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट में तुम भी हमारे साथ हो। अगर तुम वहाँ पर हमारी मदद करोगे तो हम लोग आसानी से टूर्नामेंट को जीत पाएंगे। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहते हैं मुझे पता है कि तीनों बड़े सेक्टर्स में से मेरी पावर उन सभी में से ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास जितनी पावर और स्ट्रेंथ है वो सभी से ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि तीनों सेक्टर्स में से कोई भी ओपोनेंट ऐसा होगा जो कि मुझसे मुकाबला कर सके। और ये हॉन्गमैंग टूर्नामेंट ये कोई सिंगल फाइट तो है नहीं, मैं अपनी फाइट को जीत भी जाता हूँ तभी वहाँ पर हम लोग इस फाइट को हारने वाले हैं। हॉन्गमैंग टूर्नामेंट हमें कभी भी जीत नहीं पाए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा वीक है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। लिन चुई से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि हम लोग वहाँ पर हार जाएं, क्योंकि इस बार तुम लोगों को मेरी मदद हासिल है। टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले मैं जितने भी लोगों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार करने वाला हूँ वो सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं उनकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दूंगा। तुम्हारे लिए भी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट ढूंढूंगा जिससे तुम्हें फाइट करना होगी। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहते हैं अब जबकि सेंट किंग इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं तो फिर मैं पीछे क्यों रहूंगा? तब कि आपने मुझे कहा है कि आप वहाँ पर मुझे एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट ढूंढ कर देंगे, तो फिर ठीक है मैं भी आपके साथ वहाँ पर जाऊंगा, टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। तो हमारा लिन चुई ने यहाँ पर इस बंदे को भी मना लिया है। इसके बाद हमारा लिन चुई जब वहाँ से वापस आता है तो एल्डर जैंग उसे कहती है जिस बंदे को बचाने के लिए तुमने मुझे कहा था मैं उस बंदे को बचाकर ले आई हूँ। लिन चुई से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने जिस बंदे को बचाया वो 3rd पैलेस का एल्डर होता है जिसका नाम लियू वू हैन होता है। एल्डर लियू वू एल्डर जैंग से कहते हैं क्या यही वो सेंट किंग है जिसने तुम्हें कहा था कि मुझे बचाने के लिए जाना है, वो भी आधी रात से पहले, लेकिन इसे कैसे पता चला कि वहाँ पर मैं खतरे में हूँ? आगे बढ़ता है, लिन चुई के सामने झुकते हुए अपनी रिस्पेक्ट देता है, कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेंट किंग, आपने मेरी जान बचा ली। लिन उससे कहता है एल्डर लियू आपको मेरे सामने ये सब कुछ करने की जरूरत
नहीं है, इतना पोलाइट होने की भी जरूरत नहीं है। शेंग उसे कहती है, मिस्टर लिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि हिडन क्लैन के लोग आधी रात के वक्त वहाँ पर अटैक करने वाले हैं। अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुंचती तो वाकई में एल्डर ल्यू मारे जाते। लिन उनसे कहता है, जहाँ पर अगर हम लोग हिडन सेक्टर की बात करें तो हिडन सेक्टर अकेला नहीं है, बल्कि वहाँ पर और भी बहुत सारे क्लैंस हैं जो कि आपस में मिलकर रिबेल कर रहे हैं। यहाँ पर सही टाइम आएगा, मैं तुम सभी लोगों को इस बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं उन सभी क्लैंस के बारे में बताऊंगा कौन कौन हमारे खिलाफ है। उसी वक्त जानची भागती है वहाँ पर आती है और कहती है, मैं सेक्टर चीफ की तरफ से मैसेज लेकर आई हूँ। उन्होंने सभी के सभी एल्डर साथ में सेंट किंग उन सभी को मेन हाल में बुलाया, वहाँ पर एक एल्डर्स की मीटिंग होने वाली है। लिन कहता है, चलो ठीक है, हम लोग जल्दी से मेन हाल में चलते हैं और जाकर देखते हैं कि मीटिंग में क्या होने वाला है। तब ये लोग मेन हाल की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी वक्त एल्डर जैंग एल्डर ल्यू से कहती है, एल्डर ल्यू कल जहाँ पर फाइट हुई थी एल्डर जानजू के साथ हमारे सेंट किंग की फाइट हुई थी, क्योंकि वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि आज भी हमें मीटिंग हॉल में इसी वजह से बुलाया गया है। मैं यहाँ पर सेंट किंग का साथ देने वाली हूँ। अगर वहाँ पर इसी बारे में बात की जाती है तो मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर हमारे सेंट किंग का साथ दें और एल्डर जानजू के खिलाफ बात करें। एल्डर ल्यू से कहते हैं, इस बंदे ने मेरी जान बचाई है तो इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो वो हाजिर है। मुझे पता है कि ये एक अच्छा इंसान है तो फिर मैं इसके लिए वहाँ पर बात करूंगा। एल्डर जानजू के खिलाफ जाने को भी तैयार हूँ। हमारा लिन जुन से कहता है, बस भी करो, मुझे नहीं लगता कि जहाँ पर ये वाली बात की जाने वाली है। चलो जहाँ पर चलते हैं और जाकर अंदर देखते हैं वहाँ पर क्या होने वाला है। साथ ही वो सोच रहा था, मुझे लगता तो नहीं है कि जानजू यहाँ पर कुछ भी करने वाला है, क्योंकि उन लोगों के साथ मैंने अपने मसले को सेटल कर लिया था। ये सभी लोग मेन हाल में चले जाते हैं तो उनकी सेक्टर चीफ सुजरिन उन लोगों से कहती है, मुझे अभी भी एक एल्डर की तरफ से एक नोटिफिकेशन मसूल हुआ है। मुझे पता चला है कि रेड हीवन पवेलियन का एक एल्डर यहाँ पर आने वाला है। रेड हीवन पवेलियन से एक एल्डर जिसका नाम जाओ जा है वो पर्सनली यहाँ पर आने वाला है अपने कुछ लोगों के साथ। वो हमारे सेक्टर को विजिट करने के लिए आने वाला है। रेड हीवन पवेलियन वाले हमारे दुश्मन है, वो हमेशा से हमारे खिलाफ ही रहे हैं, लेकिन अब जबकि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले उनके यहाँ पर आने का क्या मकसद हो सकता है, वो यहाँ पर विजिट करने के लिए क्यों आ रहे हैं। ऊपर से सीनियर याओ शुई खुद से यहाँ पर आने वाले हैं। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही अचानक से यहाँ पर उनके विजिट करने का क्या मकसद हो सकता है। मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग इस विजिट के बारे में क्या सोचते हो कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लिन जुन से कहता है, मुझे लगता है कि वो नेचुरली यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए आ रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट के लिए हम लोगों ने कितनी ज्यादा तैयारी की है। यहाँ पर एक और एल्डर होता है जिसका नाम मोही होता है। वो उसे कहता है, सेंट किंग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो लोग हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए यहाँ पर क्यों आएंगे, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग बाकी के सारे क्लैन से बहुत ज्यादा वीक हैं और कभी भी हम लोग टूर्नामेंट को नहीं जीते। इसलिए किसी को भी यहाँ पर आकर हमारी स्ट्रेंथ को जांचने की जरूरत नहीं है, वो किसी और मकसद से आ रहे होंगे। दूसरे एल्डर जिसका नाम जाओ मिंग होता है वो कहते हैं, फर्स्ट एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे लगता है कि सेंट किंग अभी छोटे हैं, उन्हें सबके बारे में कुछ भी समझ नहीं है, उन्होंने यहाँ पर ऐसी ये बात कर दी है। एल्डर जानजू यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग हमारे सेंट किंग के बारे में इस तरह बात कैसे कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि हमारे सेंट किंग ने यहाँ पर बात गलत की है। मुझे लगता है कि हमारे सेंट किंग ने यहाँ पर जो भी गैस किया वो बिल्कुल ठीक गैस किया है। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए आने वाले हैं। इसी वजह से तुम्हें सभी लोगों को यहाँ पर इस बात को मानना चाहिए। तुम एल्डर्स यहाँ पर अपने मुंह से ये बात कह रहे हो कि हम लोग कमजोर हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। हालांकि हम लोग डिक्लाइन में, लेकिन फिर भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, हम लोग किसी वक्त भी पावर को गेन कर सकते हैं। तो वो दोनों ही एल्डर्स की बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं, कल तो ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे, आज देखो यहाँ पर ये इसके हक में बात कर रहा है। पता नहीं अचानक से इस लड़के ने इसके साथ क्या किया है जो ये यहाँ पर इस लड़के के साथ दे रहा है। दूसरी तरफ सुजरिन भी इसी बारे में सोच रही होती है कि एल्डर जानजुन को क्या हो गया कि ये यहाँ पर इस लड़के का साथ दे रहे हैं। सुजरिन उनसे कहती है, मुझे भी यहाँ पर सेंट किंग की बात में दम लगता है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि अब हमें करना क्या चाहिए। याओ शू एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है, वो यहाँ पर अगर हमारी पावर्स को टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो हमें आगे से रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। लिन जुई कहता है, ये बात तो बहुत ज्यादा सिंपल है। जब वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर आकर हमारे साथ कुछ मुश्किल क्रिएट करेंगे तो हम उनमें से कुछ लोगों को मार देंगे और उन्हें एक वार्निंग देंगे। वहाँ पर एक और एल्डर होते हैं जो कि फिफ्थ पैलेस के एल्डर है जिसका नाम डी जैंग होता है। डी जैंग कहते हैं, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग उनसे काफी ज्यादा कमजोर है। अगर हम उन आए हुए मेंबर्स में से किसी को मार देते हैं से तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और रेड हीवन पवेलियन के लोग हमारे पूरे के पूरे सेक्टर के सभी मेंबर्स को मार डालेंगे। और एल्डर जिसका नाम जिन कुई होता है वो कहते हैं, मैं भी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि हमें उन मेंबर्स को मारना नहीं चाहिए। एल्डर जानजू फिर से बीच में बोलते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि सेंट किंग का प्रपोजल बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे वो लोग यहाँ पर आएंगे, एल्डर जाओजू के कुछ साथियों को हम लोग मार डालेंगे। इससे उन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें एक वार्निंग मिलेगी। उन लोगों को पता चल जाएगा अगर कोई भी यहाँ पर हमें प्रवोक करेगा, कोई भी हमें गुस्सा दिलाएगा तो हम उसे मार डालेंगे, फिर चाहे वो रेड हीवन पवेलियन के लोग ही क्यों ना हो। फर्स्ट और सेकंड एल्डर दोनों वहाँ पर खामोश बैठे होते हैं, जबकि एल्डर लॉन्गलिन उन लोगों से कहते हैं, हमारे सेंट किंग यंगर जनरेशन के एक हीरो है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने जो आइडिया दिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इनके अंदर बहुत ज्यादा करेज है, इसी वजह से हमें इनका साथ देना चाहिए। वो कहते हैं, मैं भी इनके साथ हूँ। बाकी के तीनों एल्डर जिन लोगों ने डिसएग्री किया था वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, लॉन्गलिन तो कभी भी यहाँ पर हमारी मीटिंग में आता भी नहीं है और आज हमारी मीटिंग में आने के बाद इस लड़के का साथ दे रहा है। इस लड़के छोटे सेंट किंग ने इन सभी के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है कि ये सभी लोग
लोग यहाँ पर इसी का साथ दिए जा रहे हैं। एल्डर लियो और इसके साथ एल्डर जैंग वो भी कहती है कि हम लोग भी यहाँ पर सेंट किंग का साथ देंगे, हम लोग भी इस बात से एग्री करते हैं। चीफ उनसे कहती है जबकि ज्यादातर एल्डर ने यहाँ पर इस बात की हिमायत की है, लोग उन लोगों में से कुछ लोगों को मार देंगे। मुझे ये बताओ कि कल अगर एल्डर जाओ जैंग यहाँ पर आने के बाद हमें चैलेंज करते हैं तो एल्डर जाओ जाओ के साथ उनके लोगों के साथ कौन यहाँ पर फाइट करेगा, हमारी तरफ से कौन सा फाइटर उन लोगों के साथ फाइट करेगा और इस काम को पूरा करेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे और कल के एपिसोड में देखेंगे क्या ये वाकई में रेड पवेलियन से आए हुए एल्डर के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद उनके लोगों को यहाँ पर मार डालेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। 100,000 रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फैमिली हॉल में मीटिंग जारी होती है। चीफ अपने लोगों से कहती है कि रेड पवेलियन से एक मास्टर जाओ जा यहाँ पर आने वाला है, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। तो लिन जुइन को मशवरा देता है कि जब वो लोग यहाँ पर आएंगे, जाने के बाद हमें चैलेंज करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हम उनके साथ फाइट के दौरान उनके एक दो बंदे को मार डालें ताकि उन्हें एक मैसेज मिल सके, ये उनका ये वार्निंग होगी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक बार चीफ उनसे कहती है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है, अगर हम लोग यहाँ पर उनमें से किसी को मारना चाहते हैं हम लोग ये करेंगे कैसे, हमारी तरफ से फाइट कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास इतने पावरफुल फाइटर है ही नहीं। तुम्हारा लिन जुई उठ कर खड़ा हो जाता है, चीफ से कहता है चीफ अब जबकि ये वाला मशवरा मैंने यहाँ पर दिया है कि हम लोग उनके फाइटर्स को मार डालेंगे ताकि उन्हें एक वार्निंग मिल सके, वो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं काफी ज्यादा थका हुआ इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए जाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। कल जब यहाँ पर टाइम आएगा और वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे उनके साथ क्या करना है। सभी लोग अब यहाँ से चले जा सकते हैं। सेक्टर चीफ उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर तुम सभी लोग जा सकते हो, ये मसला यहीं पर खत्म करते हैं और कल देखेंगे। लिन जुई जब बाहर आ रहा होता है तो बाहर आते हुए उसके साथ मास्टर जानजू होते हैं। तो मास्टर जानजू से कहते हैं सेंट किंग मुझे बताएं कि अब मुझे और आपके लिए क्या करना होगा, ये बताएं कि वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, मैंने आपका पूरा साथ दिया है। लिन जुई से कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी कि जितना काफी नहीं है। वो उसे कहते हैं तो फिर मुझे बताएं कि मुझे और क्या करना होगा। लिन जुई से कहता है तुम्हें मेरे लिए कल किसी एक बंदे को मारना होगा, मैं चाहता हूँ कि रात के वक्त तुम एक बंदे को मारो, अगर ये तुम एक पंच में उसे मार सकते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर तुम उसे एक पंच में नहीं मार पाए तो वो तुम्हें मार डालेगा। उसे कहते हैं मुझे किसे मारना है। तो लिन उसे कहता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें उसे किस तरह मारना है और तुम उसे किस तरह मार सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो मास्टर जानजू से कहते हैं हाँ ठीक है मुझे बताएं। तुम्हारा लिन उसके कान में उसे सारी बात बता देता है कि तुम्हें इस बंदे को मारना है और इस तरह मारना है क्योंकि उसको तुम आसानी से मार नहीं पाओगे। तो वो मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं, फिर साथ उसे कहते हैं ठीक है मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा आपने बताया है। तो लिन उसे कहता है जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम सेफ नहीं रह पाओगे। उसे कहते हैं ठीक है जैसा कि आपने मुझे कमांड दी है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मास्टर जानजू के वहाँ से जाने के बाद मास्टर लियू आगे बढ़ते हैं। मास्टर लियू से कहते हैं सेंट किंग प्लीज मेरी बात सुने, जब ये आपसे बात करनी है। तो लिन उसे कहता है एल्डर लियू अब आपको मुझसे क्या बात करनी है। मास्टर लियू से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली और मैंने ये सारी की सारी बात पहले अपने सेक्टर चीफ को बता दिया कि हिडन क्लैन वालों ने हमें धोखा दिया है, मेरी जान बचाकर मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, तो मैं फ्यूचर में आपकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेंट किंग आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा लिन उसे कहता है बताना कि बहुत ही जल्दी हांगमेंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और मुझे इस टूर्नामेंट में तुम्हारी मदद की जरूरत है, चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में तुम मेरी मदद करो। तो ये बताओ कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं। तो मास्टर लियू से कहते हैं मेरी इंजरीज ठीक है, ये कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएंगे, टूर्नामेंट पहले से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, यानी कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ठीक हो जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मेरे पास जो एक 5th ग्रेड का स्पीयर था वो तो टूट चुका है क्योंकि मैं एक स्पीयर वेपन को यूज करता हूँ, तो मेरे पास अच्छा वेपन नहीं होगा तो मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। तो लिन जुई से कहता है एल्डर लियू आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं आपको 9th ग्रेड का स्पीयर वेपन देने वाला हूँ। ये बात सुनते ही एल्डर लियू बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं सेंट किंग क्या वाकई में यहाँ पर सच कह रहे हैं, क्या आप मुझे एक 9th ग्रेड का स्पीयर वेपन देने वाले हैं। आदि अंदर से सोच रहे होते हैं हमारे सेक्टर चीफ सुजैन किंग जी और इसके साथ साथ मास्टर जानजू सिर्फ उन दोनों के पास एक 9th ग्रेड का वेपन है, मेरे पास भी एक 9th ग्रेड का वेपन आ जाए तो मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। लिन उसे कहता है एल्डर लियू मैं चाहता हूँ कि जाकर आप अपनी इंजरीज को देखें, जब आपकी इंजरीज ठीक हो जाएंगे और जब टाइम आ जाएगा तब मैं आपको आपका वेपन दे दूंगा, आपका वेपन आपके हाथ में होगा और उस वक्त मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर उस वेपन को यूज करते हुए मेरी मदद करें। मास्टर लियू से कहते हैं आपने मेरी जान बचाई और ऊपर से अब आप मुझे एक 9th ग्रेड का वेपन भी देने वाले हैं, अगर जैसा वाकई में हो जाता है तो मैं सारी जिंदगी आपके एहसान के तले दबा रहूंगा और हमेशा आपकी मदद करूंगा जहाँ पर भी आपको मेरी जरूरत होगी। तुम्हारा लिन कहता है तो आज रात के तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा शो देखने वाला हूँ, तो आज रात की मुझे इंतजार है। तो रात के वक्त हमारा लिन फिर से क्लियर पॉइंट के अंदर जाता है, सुजरिन पहले से मौजूद होती है, वो अपने कपड़े उतार कर उसके सामने खड़ी होती है। तो हमारा शुंजी वहाँ पर आता है और अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करने
करने के बाद उसको जब अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेता है, प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद हमारा एलियन चीफ से कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस बारे में जानना चाहते हो कि आज मास्टर जानजू मेरे साथ इतनी अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे थे। तुम ये जानना चाहते हो कि पहले तो वो मेरे दुश्मन थे, वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन आज वो मुझे फुली सपोर्ट क्यों कर रहे थे। तो सेक्टर चीफ उसे कहती है, मुझे इस बारे में सोच कर शक करने की क्या जरूरत है। अब जबकि ये सेक्टर तुम्हारा है और जहाँ के सभी लोग भी तुम्हारे हैं, तुम इसके सेंट किंग हो, तो सभी लोगों को तुम्हारा साथ तो देना पड़ेगा और एल्डर जानजू को भी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। लिन उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरे लोग हैं। सेक्टर चीफ उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है, क्या क्या वाकई में ऐसा नहीं है, और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। तुम्हारा लिन उसे कहता है, मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारे जहन में भी मेरे बारे में बहुत सारे सवाल होंगे, तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा शक लेकर बैठी होगी, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो मिस सोजरेन भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि इस लड़के को देख पाना, इसको जान पाना पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं जान सकती कि इसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हम इसी के पर रिलाई कर सकते हैं अपने सेक्टर को दोबारा राइज करवाने के लिए। हमारा लिन वहीं पर बैठ जाता है और उसे कहता है, चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट बताने वाला हूँ। वो उसके पास आती है तो हमारा लिन उसके कान के पास आकर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मास्टर जानजू को डीमन सी लैंड से भेजा गया है। वो यहाँ पर एक सीक्रेट स्पाई की तरह काम कर रहे हैं और पिछले 30 साल से यहीं पर हैं। तो वही नहीं बल्कि यहाँ पर एक और डीमन सी लैंड से आया हुआ एक एनवी भी है। चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शो दिखाता हूँ, यहीं पास ही वो लोग आपस में फाइट करने वाले हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। सेक्टर चीफ उसे कहती है, अच्छा ठीक है, फिर रुको मुझे कपड़े पहन लेने दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो ये दोनों कपड़े पहनने के बाद आगे की तरफ चल पड़ती है। लिन उसे कहता है, बस थोड़ी दूर हमें आगे बढ़ना होगा और जहाँ पर वो लोग आपस में फाइट कर रहे होंगे। इसी वक्त उन्हें सामने से आवाज आती है। लिन कहता है, लो हम लोग पहुंच गए। वो वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, जो सामने की तरफ दिखाते हैं जानजू एक एल्डर को पीट रही होती है। वो फोर्थ पैलेस का एल्डर होता है जिसका नाम लिन कुई होता है। उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारते हैं जिससे लिन कुई वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। मास्टर जानजू का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन एक पंच के साथ वो उसको मार नहीं पाते। वो चिल्लाकर उसे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, बेवकूफ तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। मास्टर जानजू से कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर सारा ब्लेम डालना चाहिए, क्योंकि तुमने यहाँ पर किसी ऐसे को ऑफेंड किया है जिसे ऑफेंड नहीं किया जा सकता। तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुमने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तो मास्टर लिन कुई उसे कहते हैं, जानजू बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि मैं कौन हूँ। मास्टर जानजू से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम आगे से मुझे क्या कहने वाले हो, क्योंकि तुम यही कहोगे कि तुम डीमन सी के भेजे हुए एक एनवॉय हो, तुम वो मैसेंजर हो जैसे डीमन सी वालों ने यहाँ पर भेजा है। लेकिन मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता है, क्योंकि रियल एनवी तो यहाँ पर पहले से आ चुका है, रियल मैसेंजर यहाँ पर पहले से आ चुका है, और आज की रात तुम्हारी मौत की रात होने वाली है, क्योंकि तुम रियल एनवी नहीं हो बल्कि रियल एनवी तो पहले से यहाँ पर आ चुके हैं। और उन्होंने मुझे कहा था कि आज मुझे तुम्हें मारना है, साथ ही वो अपने बैनर को बाहर निकाल दे जो कि एक 9th लेवल का वेपन होता है। मास्टर जिन को अभी भी चिल्लाकर उसे कह रहे थे, बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है, असली का एनवॉय मैं हूँ, मैं असली मैसेंजर हूँ जहाँ पर जो तुम्हें मैसेज देने के लिए आया था। लेकिन मास्टर जानजू तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी क्योटिक बैनर को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं, आज यहाँ पर इसी क्योटिक बैनर के अंदर तुम्हारे सोल को सक करूंगा और तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। उसी तरफ से मास्टर जिनको भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। तो मास्टर जानजू कहते हैं, मेरे लिए जो बहुत ज्यादा मुश्किल है असली के एनवॉय के ऑथेंटिसिटी को जान पाना कि असली का एनवॉय कौन है जिसे डीमन सी लैंड वालों ने यहाँ पर भेजा है। लेकिन असली के एनवॉय के पास वो मेडिसिन थी, जाओ पिल थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो उसी पिल की मदद से कम किया जा सकता है। वो वाली डिटॉक्सिफिकेशन पिल मुझे सेंट किंग पहले से दे चुके हैं। मतलब यह है कि वो फेक नहीं है बल्कि तुम फेक हो। अपने डीमन बैनर से उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे वहीं पर गिरा देते हैं। वो नीचे गिर जाता है तो मास्टर जानजू को लगता है कि वो मर गया है। सेक्टर चीफ भी ये देखने के बाद काफी हैरान होती है और कुछ पूछने लगती है। हमारा लिन उसे कहता है, बस खामोश रहो, अभी कुछ भी मत पूछो, बस चुपचाप देखती रहो। मास्टर लिन कोई फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, बूढ़े कुत्ते कहेंगे, तुम तो यहाँ पर अपने मास्टर को भी नहीं पहचान पा रहे, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारा असली का मास्टर कौन है। मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का कोई भी फायदा नहीं है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ अपने डीमन सी लैंड की तरफ से। वो वहाँ पर अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो पावर्स को रिलीज करता है उसके कपड़े फट जाते हैं और साथ ही उसकी बॉडी शॉडी बढ़ जाती है। इसी के साथ ही वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना स्टार्ट करता है। उसकी कल्टीवेशन जो कि रिइनकार्नेशन राम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर तो मास्टर जानजू भी थोड़ी देर के लिए चकरा जाते हैं कि इसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि इसने अपनी पावर्स को कंसील किया हुआ था। यहाँ पर अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है, अपने इनके काफी सारे फायर बॉल्स क्रिएट कर लेता है। मास्टर जानजू को ये बात पहले से पता थी क्योंकि लिन ने उसे पहले से ये सारी बात बताई हुई थी। वो उसे कहता है, जबकि तुम यहाँ पर डिमोनाइज्ड हो चुके हो और तुमने अपनी पावर्स को भी बढ़ा लिया है, मुझे ये सब कुछ पहले से पता है क्योंकि मेरे एनवॉय ने मुझे ये सब कुछ बता दिया था कि तुम अपनी पावर्स को इंक्रीज करोगे, डिमोनाइज्ड होने के बाद तुम्हारी पावर्स बढ़ जाएंगी। यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। वो फिर से
से अपने सोल बैनर को एक्टिवेट करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। मास्टर लिन कुई जो कि अब पूरी तरह से एक डीमन में बदल चुके हैं, वो जोरदार चीख मारते हैं। अपनी जोरदार चीख मारते हैं तो सामने की तरफ एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी के साथ तो जानजू की जो सोल पावर होती है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा होती है, यानी कि मास्टर लिन कुई की पावर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मास्टर जानजू वहाँ पर हारने की कगार पार होते हैं। सेक्टर चीफ कहती है लगता नहीं है कि मास्टर जानजू हमारे सुप्रीम एल्डर इस लिन कुई का मुकाबला कर पाएंगे। जुन्यू से कहता है तो फिर हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो वहीं पर से एक छोटा सा पत्थर उठाता है, उस छोटे से पत्थर को उठाकर उसके अंदर एनर्जी को इम्ब्यूट करते हुए सामने की तरफ फेंक देता है। वो पत्थर सीधा जाकर मास्टर जिन कुई की बॉडी के अंदर धंस जाता है, वो उसके पेट में जाकर लगता है, की वजह से उसकी पावर्स थोड़ी देर के लिए उससे छिन जाती हैं। वहाँ पर उस पत्थर के लगने की वजह से अपना कंट्रोल खो देता है। उसी वक्त मास्टर जानजू को एक मौका मिल जाता है। वो कहता है लगता है कि मुझे एक मौका मिल गया। साथ ही वो अपने सोल बैनर की पावर्स को यूज करते हुए दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हैं। सोल बैनर की पावर्स को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करते हैं, इस बार मास्टर जिन कुई डायरेक्टली उसकी पावर्स के साथ हिट होता है और वहीं पर वो नीचे गिर जाता है। तो जानजू कहते हैं मेरे एनवई ने मुझे बिल्कुल ठीक कहा था, उसने कहा था कि मैं इसके ऊपर अटैक करता रहूंगा, बार बार इस पर अटैक करूंगा तो ये एंड के ऊपर मार ही जाएगा। तो मैंने इसको मार ही दिया है, लेकिन इसने मरने से पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर किया था। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुका रहा तो मेरे लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी, कहीं कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले। मास्टर जानजू बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं। मास्टर जानजू के वहाँ चले जाने के बाद सेक्टर चीफ कहती है मास्टर जानजू तो यहाँ से चले गए हैं, चलो जाके वहाँ पर चेक करके आते हैं। तो हमारा लिन से कहता है जरा सब्र करो, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, वो अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन और उसके साथ सेक्टर चीफ दोनों ही छुपकर देख रहे होते हैं। मास्टर जानजू अपनी फाइट को खत्म करने के बाद वहां से चले जाते हैं। जबकि सेक्टर चीफ आगे बढ़ने लगती है तो लिन उसे रोक देता है और कहता है वहां पर जाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ। तो जिन कोई अभी तक जिंदा है। तो जिन कोई का सीन दिखाते हैं, वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। चीफ भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में वो अभी तक जिंदा है, वो मरा क्यों नहीं। तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहां से भागना स्टार्ट करता है। लिन कोई कहता है मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, मुझे डीमन सील लॉर्ड के पास जाकर सारी बात बतानी होगी, जाकर डीमन लॉर्ड को सारी बात बताना होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अंजू हमें धोखा दे रहा है और ऊपर से यहाँ पर पहले से कोई एनिमी बनकर आ चुका है। भागता हुआ जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहा था उसी वक्त हमारा लिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है एल्डर जिन कोई तुम कहाँ पर जा रहे हो। ये तो बहुत ही कोइंसिडेंस की बात है कि हम लोग भी यहीं पर हैं। उन दोनों को देखकर वहीं पर ब्रेक लगाता है और कहता है सेक्टर चीफ, सेंट किंग, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। लिन उसे कहता है ये वाला सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। साथ ही वो सेक्टर चीफ से कहता है सेक्टर चीफ मैं इसको तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, मुझे अभी मास्टर जानजू से जाकर बात करनी है, तुम इसको संभाल सकती हो। वो कहती है हाँ मैं इसको संभाल लूंगी। सेक्टर चीफ जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है लगता है कि मुझे तुमसे और कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सामने सारे के सारे सवालों के जवाब हैं। हम लोग जल्दी से यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। तो जिन कोई जल्दी से वहाँ से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता और कहता है सेंट किंग और सेक्टर चीफ दोनों को इस बारे में पता चल चुका है, उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी का पता चल गया है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं इस वक्त इतना कमजोर हूँ कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। तो उसी वक्त मास्टर किंजी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने अटैक के साथ उसको वहाँ पर मार देती है। उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्लैशेस काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो सेक्टर चीफ ने अपनी तलवार के साथ उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। उसे लगता है कि उसने अपनी तलवार के साथ उसको मार दिया है। वो वापस से अपनी तलवार को म्यान में रख लेती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा आसान था, लगता है कि इसने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। इसे लगा था कि यहाँ पर मेरे नाक के नीचे से भागकर जा सकता है, मैं सेक्टर चीफ हूँ, मैं ऐसे सेक्टर चीफ नहीं बन गई। तो सेक्टर चीफ अभी यहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त उस कटी हुई बॉडी के अंदर से जिन कोई की आत्मा बाहर निकलती है। तो उसकी डेविल सोल बाहर निकलती है और उसे कहती है किंजी क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग सकती हो। वो साथ ही उसे कहता है तुम्हें पता है कि हमेशा से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही रहती थी और आज तो मुझे तुम बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही हो। किंजी जैसी वहाँ पर पीछे की तरफ घूमती है उसी वक्त वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो उसकी डेविल सोल जो होती है वो उसकी सोल सी के अंदर चली जाती है, उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। उसी तरफ हमारे मास्टर जानजू का सीन दिखाते हैं। मास्टर जानजू जो कि बड़ी तेजी से भागते हुए वापस जा रहे होते हैं। उसी वक्त हमारा लिन उसके पास पहुंच जाता है। लिन उसे कहता है मास्टर जानजू तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ पर भाग कर जा रहे हो, बहुत सारे काम है जो मुझे तुमसे करवाने हैं। तो मास्टर जानजू वहीं पर ब्रेक लगाते हैं और कहते हैं सेंट किंग मुझे बताएं कि अब मुझे और क्या काम करना है। आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हुआ, बस मुझे बता दें कि मुझे क्या करना है। तो हमारा लिन उसे कहता है चाहता हूँ कि तो अभी यहाँ से रिफाइनिंग क्लैन की तरफ निकलो, तुम्हें रिफाइनिंग क्लैन में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद फिनिक्स स्पीयर को उठाकर लाना है, क्योंकि तुम अभी अभी वहाँ पर जिनकोई को मार कर आ रहे हो। लेकिन असल बात तो यह है कि जिनकोई मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और मैं अभी जाकर उसको वहाँ पर मारने वाला हूँ। ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो वहाँ जिंदा रहता और तुम वापस डीमन सी लैंड में चला
चला जाता है जहाँ से भी वो आया है। सुबह के वक्त ही तुम्हारा सर कट जाता है, तुम यहाँ पर नहीं बच पाते, इसलिए जाओ जाकर मेरा ये वाला काम करके आओ। अंजू ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन मैंने तो उसे मार दिया था। साथ ही वो उसे कहता है ठीक है सेंट किंग, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा ठीक है, आपने मुझे जो भी कहा है वो मैं करके आऊंगा, इस बार मैं आपके लिए वो फिनिक्स स्पीयर लेकर आता हूँ। उसे कहते हैं तो फिर जाओ। तो हमारा लिन वहाँ से गायब हो जाता है। तो मास्टर जानजू भी वहाँ से निकल जाते हैं, रिफाइनिंग लैंड की तरफ चले गए वहाँ से उस फिनिक्स स्पीयर को लेने के लिए। लिन वहाँ से वापस सेक्टर चीफ के पास पहुंचता है। तो वहाँ पर मास्टर लिन कोई की बॉडी कटी पड़ी होती है, जबकि मास्टर सेक्टर चीफ भी वहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। तो सेक्टर चीफ के बेहोश होने के बाद लिन कहता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ट्रबलसम हुआ है। तो वो सेक्टर चीफ की तरफ देख के पहचान जाता है और कहता है इसकी डिवाइन सेंस को जिन कोई ने अपनी स्पेस के अंदर शक कर लिया है। इसका मतलब यह है कि इसे अपनी स्पेस के अंदर वो बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होगा। सीन में जिन कोई की स्पेस के अंदर का दिखाया जाता है, ये उसके माइंड के अंदर का सीन होता है। तो जहाँ पर सेक्टर चीफ को एक रस्सी के साथ बांधकर उल्टा लटका रखा होता है। तो सेक्टर चीफ वहाँ पर उल्टी लटकी होती है। उसी वक्त पानी के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है। तो ये डीमन जिन कोई होता है, वो उसे कहता है केंजी तो मैं तुम्हारा कब से दीवाना हूँ। केंजी यानी कि सूजन उसे देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है मैं तो तुम्हें पहचानती हूँ, तुम तो डीमन सी लैंड के 4 डीमन लॉर्ड्स में से एक हो कि डायरेक्टली डीमन किंग के अंडर काम करते हैं। ये बात सुनने के बाद जिन कोई उसे कहता है तुम यहाँ पर कह रही हो कि मैं 4 डीमन लॉर्ड्स में से एक हूँ, लेकिन असल बात तो यह है कि चारों डीमन लॉर्ड्स तो एक लंबे अरसे से खत्म हो चुके हैं। हम सभी लोग तो अब अपने मास्टर को सर्व करते हैं, हमारे मास्टर ने हम सभी लोगों की एनर्जी को डिवावर कर लिया था। कोई उसे कहता है केंजी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर में कर रह रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। हर बार तुम्हें देखकर मेरी एक्साइटमेंट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो, यहाँ पर हम दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दूंगा। वो उसकी चेस्ट के करीब अपने हाथ को करता है, फकत वहाँ पर उसके हाथ के ऊपर अटैक होता है, उस बेचारे का बाजू पूरे का पूरा कट जाता है। ये देखकर तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कौन है यहाँ पर, किसकी हिम्मत हुई मेरा बाजू काटने की। बाजू कटने के बाद उसके ऊपर अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये तो तुम्हारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है, ये तो ग्रेट रूइन ड्रीम टेक्निक है, ये वाली टेक्निक तुम्हारे अलावा कौन परफॉर्म कर सकता है। तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर मां लिन खड़ा होता है। लिन उसे कहता है ना तो एक इंसान हो ना तुम एक गोस्ट हो, तुम एक डिमोनाइज्ड मॉन्स्टर हो। डीमन सी के तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये देखने के बाद तो जिन कोई भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, होंगमेंग कॉन्टिनेंट के ऊपर तुम्हारे जैसा एक इंसान कैसे हो सकता है जो कि डिवाइन माइंड या फिर डिवाइन सेंस का एक्सपर्ट हो, इस तरह नहीं हो सकता। लिन उसे कहता है हेल में जाकर हेल के किंग से पूछना कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, और साथ ही वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है। तो लिन जब अपने डिवाइन माइंड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो सिर्फ एक ही झटके में उसको मार देता है। उसको मारने के बाद में सेक्टर चीफ जो होती है वो उसके माइंड के अंदर से बाहर निकल आती है, उसको होश आती है, वो सामने उठकर बैठती है और लिन से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिन उसे कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा फेवर था। सेक्टर चीफ उसे कहती है अब भी जिस चीज को मैंने देखा क्या वो वाकई में हमारा जिन कोई था, वो हमारे सेक्टर का एक एल्डर था। लिन उसे कहता हाँ तुमने अपने डिवाइन सी के अंदर जिस चीज को देखा था वो उसकी फाइनल फॉर्म थी, वो एक डिमोनाइज्ड जिन कोई था। सेक्टर चीफ कहती है इनकी ये वाली ट्रिक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, डीमन सेक्टर के लोगों के पास और कितनी इस तरह की ट्रिक्स हैं। अगर हम लोग आपस में जंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस जंग को जीत पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं। ऊपर से इन लोगों ने अपने कुछ लोगों को पहले से हमारे सेक्टर में स्पाई बनाकर भेज दिया हुआ है, अब हम इन सभी लोगों को कैसे रोकने वाले हैं। लिन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि तुम इनको सोचकर परेशान हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें इन सब सिचुएशन से निकलने में काफी ज्यादा मदद करूंगा। सबसे पहले तो हमारा मिशन ये है कि हम लोग अपने सेक्टर को रिवाइव करेंगे, इसको पावरफुल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग रेड ह्यूमन पवेलियन को तोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग डीमन सी के ऊपर अटैक करेंगे, पर हम लोग हांगमैन टूर्नामेंट को जीत जाए, उसके बाद हम लोग डाउ रिवर के अंदर जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सभी के सभी ट्रेजर्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे हमारा सेक्टर रिवाइव कर सकता है। लिन जो सेक्टर चीफ को छोड़ने के बाद अपने रूम में जब वापस आता है तो एल्डर जैंग किंग पहले से उस रूम में होती है, वो बिस्तर के ऊपर पहले से सो चुकी होती है। कहता है ये तो पहले से सो चुकी है, चलो ठीक है फिर मैं भी यहीं पर सो जाता हूँ। वो भी बिस्तर पर उसके साथ ही सो जाता है। सुबह के वक्त लिन से कहता है एल्डर जैंग सुबह हो गई है, तुम अभी तक सो क्यों रही हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। वो उसके साथ ही लिपट कर सो रही होती है। जैसे ही वो उसे देखती है कि वो उसके साथ लिपटी है वो शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम वापस कब आए और तुम बिस्तर के ऊपर क्यों आ गए। लिन उसे कहता है क्योंकि जब बिस्तर मेरा था तो मैं यहाँ पर सोऊंगा, तुम यहाँ पर पहले से थी। एल्डर जैंग उसे कहती है अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि एल्डर जाओ जाओ आज यहाँ पर आने वाले हैं और उनको वेलकम करने के लिए किसी को जाना पड़ेगा। साथ ही वो सोच रही होती है तो बहुत ही शर्म की बात है कि मैं इसके साथ इसी के बिस्तर पर सो गई। जब वो उठकर बाहर निकलती है तो बाहर जियांची पहले खड़ी होती है। जियांची उसे कहती है मास्टर आप यहाँ पर इस रूम में क्या कर रही है, मैं तो यहाँ पर सेंट किंग को मैसेज देने के लिए आई थी कि चीफ ने उन्हें बुलाया है। मास्टर जैंग उसे कहती है लड़की तुम यहाँ पर मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रही, मैं तो अभी भी तुमसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी, मैं भी यहाँ पर सेंट किंग से ही बात करने के लिए आई थी। हमारा लिन भी उठकर बाहर आ जाता है और कहता है तुम दोनों लड़कियां यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रही हो, दोनों यहाँ पर आपस में बहस कर रही और मैं यहाँ पर आराम से सो भी नहीं पा रहा। फिर साथ ही वो उनसे कहता है चलो जल्दी से वहाँ पर जाओ, क्योंकि गेट के पास आसमान का कलर चेंज हो रहा है, लगता है कि जाओ जाओ यहाँ पर आ चुका है, हिमनली रेड पवेलियन का मास्टर यहाँ पर आ चुका है। सेक्टर चीफ
और उसके साथ कुछ और एल्डर्स वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं उन लोगों को वेलकम करने के लिए। तो आसमान का कलर वहाँ पर चेंज होता है, वो लोग काले बादलों के ऊपर बैठ कर आते हैं। एल्डर जाओ जाओ और अपने साथ 4 डिसाइपल्स को लेकर आया था। वो वहाँ पर आता है और कहता है तो मैं यहाँ पर काफी अरसे के बाद आ रहा हूँ। सीनियर जाओ जाओ यहाँ पर अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आया है। मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सेक्टर चीफ खुद यहाँ पर मुझे वेलकम करने के लिए आएगी। ऐसे वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो, हमारे सेक्टर में तुम्हारा क्या काम है, अचानक यहाँ पर विजिट करने का क्या मकसद है। जाओ जाओ उन लोगों से कहता है काफी अर्सा गुजर चुका है, मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मत कहना कि तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। और वो साथ ही वहाँ पर नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद सबसे पहले वो सेकंड पैलेस मास्टर के पास जाता है और उसे कहता है एल्डर जाओ मिंग, लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर थे मैंने तुम्हारे साथ स्पार मैच किया था, मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस वक्त चोट लगी थी, क्या तुम्हारी वो चोटें ठीक हो गई हैं? मैंने पिछली बार तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया था। एल्डर जाओ मिंग उसे कहते हैं हाँ वो बस छोटी सी चोट थी, वो तो बिल्कुल जल्दी से ठीक हो गई थी, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो फिर से तुमसे फाइट कर सकता हूँ। जाओ जाओ उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर एक बार हमारे बच्चों का यहाँ पर मैच हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर फाइट करूंगा। बस सुनते ही सेक्टर चीफ चिल्लाकर उसे कहती है सेक्टर मास्टर जाओ जाओ अपनी बकवास बंद करो, ये बताओ कि तुम पर्सनली यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर हमारे एल्डर को उनको शर्मिंदा करने के लिए आए हो। एल्डर जाओ जाओ उनसे कहता है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं अपने साथ अपने रेड हेवन पवेलियन के 4 सबसे बेकार स्टूडेंट्स को लेकर आया हूँ। ये अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते और ये बाकी के सभी से बहुत ज्यादा कमजोर है। इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि ये तुम्हारे बच्चों के साथ स्पार करके ये देख सकेंगे तुम्हारे जो सेक्टर के लोग हैं, तुम्हारे सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ताकि इनकी मोटिवेशन बढ़ सके। हमारे बच्चों के साथ फाइट करने के बाद इन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद इनकी मोटिवेशन बढ़ेगी और ये भी अच्छे से कल्टीवेट करेंगे। तो इन चारों बच्चों की तरफ भी दिखाते हैं। चारों बच्चों तो किसी भी एंगल से बिल्कुल बेकार तो बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि इन चारों को देखकर लगता है कि ये चारों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली ये लड़की जिसके मसल वसल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन से 4 यहाँ पर इन लोगों के साथ फाइट करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 12 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रेड हेवन पवेलियन के एक मास्टर जिसका नाम जाओ जाओ होता है अपने 4 बेकार डिसाइपल्स को लेकर वहां पर पहुंचता है इन लोगों के यहाँ। तो सेक्टर चीफ से कहता है मैं अपने सेक्टर के सबसे बेकार स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ वो स्पार करके उनको मोटिवेशन मिल सके, और अगर उनकी मोटिवेशन बढ़ गई तो वो भी अच्छे से कल्टीवेट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। हालांकि उन चारों डिसाइपल्स को देखकर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा होता कि ये इनकी पवेलियन के बेकार डिसाइपल्स हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि हमारी पवेलियन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दरवाजे के पीछे छुप कर देख रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ही रीइंकार्नेशन राम के एक्सपर्ट्स हैं। ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स बेकार स्टूडेंट्स हैं, हम इससे तो कोई भी इनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा, सारे के सारे तो मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम अपने साथ जो डिसाइपल्स को लेकर आए हो इनमें से कोई भी 20 साल की उम्र से ज्यादा का नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे रीइंकार्नेशन राम में है। तो तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर और बेकार है। आखिर इन लोगों की कल्टीवेशन स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि 20 साल से कम उम्र में ये रीइंकार्नेशन स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो एल्डर डीजेंग अपनी सेक्टर चीफ से कहता है सेक्टर चीफ आपको क्या लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे सेक्टर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इन सभी को हरा सकता है, आप बस यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दे, मैं अभी जाकर इन सभी के सभी को अकेले ही हरा सकता हूँ, यहाँ पर किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एल्डर जाओ जाओ से कहता है एल्डर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर फाइट करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो हम लोग यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की फाइट करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और देखते हैं कि कौन यहाँ पर किसको अकेला हराता है। सुनते ही डीजेंग भी काफी गुस्सा होते हैं, चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। डीजेंग भी आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिल्लाकर ही अपनी मार्शल आर्ट्स को हमारे साथ कम्पीट करवाने वाले हो, या फिर तुम लोग यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ कोई स्पार मैच करोगे भी या नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए। हमारा लिंजुई भी वहाँ पर पहुंच जाता है। लिंजुई कहता है सेक्टर चीफ प्लीज मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। सेक्टर चीफ हमारे लिंजुई की तरफ देखती है तो लिंजुई वहाँ पर पहुंच चुका है और लिंजुई वहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। सेक्टर चीफ जब लिंजुई को इतने कॉन्फिडेंस में देखती है तो वो जाओ जाओ से कहती है अच्छा ठीक है, जबकि तुम यहाँ पर स्पार मैच के लिए आए हो तो फिर ठीक है, लोग भी यहाँ पर स्पार करेंगे। वो उन सभी लोगों से कहती है जल्दी से हम सभी लोग स्पारिंग स्टेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कौन किसको हराने वाला है। इससे हमें स्पारिंग स्टेज का दिखाया जाता है, ये सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं स्पारिंग अरीना के बाहर। जाओ जाओ कहता है सेक्टर चीफ मैंने आपके सुप्रीम एल्डर के बारे में एक बात सुनी है, क्या आपके सुप्रीम एल्डर जांजू वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक कि उनका पावर लेवल भी आपके लेवल के बराबर आ चुका है, यानी कि आप दोनों पावर में एक दूसरे के बराबर ही
है, मुझे वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही। अगर वो भी यहाँ पर होते तो शायद मैं उनके साथ भी दो हाथ कर पाता। आंटी वो सोच रहे होते हैं, मुझे इतना पता है कि यानजू किंजी को पसंद नहीं करते और इन दोनों में हमेशा झगड़ा चला रखता है। हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस बात को करके इस बात को यूज कर सकूं। सेक्टर चीफ उसे कहती है, हमारे मास्टर यानजू को इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर भेजा गया है, वो एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए गए हैं, जल्दी वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, तुम्हें उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो कहते हैं जबकि एल्डर यानजू वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्पार मैच को स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन पहले मैच करेगा? अपनी तरफ से एक लड़के जिसका नाम ज्यूक्यू होता है उसे कहता है, ज्यूक्यू तुम जाओ जाकर पहले फाइट करो, इमोर्टल फॉरगॉटन सेक्टर वालों को इस बारे में बता दो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन लोगों से अच्छे से गाइड होकर आना, यानी कि वो तुम्हें कुछ सिखाएं। तो ज्यूक्यू अपने मास्टर से कहती है, ठीक है मास्टर, मैं वहाँ पर जाकर फाइट करती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी डिसऑनर होने नहीं दूंगी, चाहे वहाँ पर मेरी जान क्यों ना चली जाए। ज्यूक्यू और रीना के सेंटर में चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद अपना नाम बताती है और अपने बारे में बताती है। वो उनसे कहती है, मैं रेड हीवन पवेलियन की एक जूनियर डिसाइपल हूँ और मेरा कल्टीवेशन लेवल इस वक्त रीइंकार्नेशन राम के फर्स्ट राम लेवल पर है। यहाँ पर तुम्हारे लड़कों को चैलेंज करती हूँ, तुम में से कोई भी यहाँ पर आकर मेरे साथ स्पार कर सकता है। तो सभी लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, हम में से तो कोई भी वहाँ पर नहीं जाने वाला। ये लड़की तो देखने में एक मॉन्स्टर लगती है, जरा देखो तो सही उसके मसल्स कितने ज्यादा हैं, वो तो काफी ज्यादा हट्टी कट्टी है। एल्डर जाओमिंग कहते हैं, अब क्या, अब यहाँ पर हमारे पैलेस से कौन वहाँ पर जाने वाला है? एल्डर ल्यू से कहते हैं, एल्डर ल्यू तुम्हारे पैलेस से कौन वहाँ पर जाएगा, तुम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजो। एल्डर ल्यू से कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स में से ऐसा कोई भी नहीं है जो वहाँ पर जाकर फाइट कर सके, मुझे लगता है कि आपको अपने पैलेस के स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजना चाहिए क्योंकि हम सभी में आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आपके स्टूडेंट्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एल्डर जाओमिंग कहते हैं, मेरे पैलेस में तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो कि इसका मुकाबला कर सके, है कि हमें जाकर सेंट किंग से ही बात करनी होगी। तो वो भागते हुए जल्दी सेंट किंग पास जाते हैं और उसे कहते हैं, सेंट किंग आप बताएं कि अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर से किसको फाइट करने के लिए वहाँ पर भेजने वाले हैं? तो हमारे सेक्टर के सेंट किंग है, क्या आप हमारे सेक्टर को राइज करवाने में हमारी मदद नहीं करेंगे? जाओ उसे कहता है, लास्ट टाइम तुमने मेरे डिसीजन को अपोज किया था लेकिन आज देखो तुम यहाँ पर मेरे पास आ गए हो, अब मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? एल्डर मोही और उसके साथ जाओमिंग दोनों उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं, इस बात के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग गलत थे, हमें आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए था, हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, जिन कोई ने हमें वहाँ पर कंफ्यूज किया था, सब कुछ उसी की वजह से हुआ था क्योंकि उसी ने हमें कहा था कि हमें आपकी बात को मना करना है। जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिनकोई के प्लान्स को पहले से ही देख लिया और आपको पता चल गया कि जिनकोई हमारा एक मेंबर नहीं है बल्कि वो डीमन सी लैंड से बेचा हुआ एक स्पाई था। अब हम लोग हमेशा आपकी बात को फॉलो करेंगे, भी आप कहेंगे हम लोग उस बात को जरूर माना करेंगे। जबकि एल्डर डीजेंग दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एल्डर डीजेंग कहते हैं, सर इन दोनों बेवकूफ को देखो तो सही, तो यहाँ पर मुझे छोड़कर अकेली वहाँ पर उस सेंट किंग के पास चले गए हैं, मैंने भी उस दिन उसको ऑफेंड किया था, ये दोनों यहाँ पर पहल कर रहे हैं और जाकर उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। हमारा लिंजो उन दोनों एल्डर से कहता है, तुम लोगों को यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी बातों को दिल पर नहीं लिया था, बस मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि गलत इंसान को दोबारा फॉलो मत करना। तुम्हारा लिंजो यहाँ पर जियांची से कहता है, जियांची तुम जाओ जाकर वहाँ पर अरीना में इस लड़की से फाइट करो, ज्यूक्यू के साथ तुम फाइट करोगी और याद रखना मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया था। वो कहती है, जी मास्टर जो आपने बताया तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एम्बैरस नहीं करने वाली। वो जल्दी से अरीना में चली जाती है। तो अरीना में जाने के बाद अपनी तलवार उठाती है और कहती है, मेरा नाम जियांची है और मैं एल्डर यांग किंग की एक स्टूडेंट हूँ, इस वक्त मेरी कल्टीवेशन लेवल यूनिवर्सल डिग्री नाम में है, प्लीज मुझे एनलाइटन करें। ज्यूक्यू उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तुम तो यूनिवर्सल डिग्री नाम के एक एक्सपर्ट हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे एक फुल ब्लॉक को भी बर्दाश्त कर पाओगी, तुम एक पंच में ढेर होने वाली हो। बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, जूनियर सिस्टर प्लीज वहाँ से नीचे उतर आओ, तुम वहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं पाओगी, जल्दी से जल्दी ऊपर से नीचे उतरना होगा, हम लोग पहले से अपनी हार मान लेते हैं। सभी लोग यहाँ पर सेंट किंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, सेंट किंग इतना ज्यादा सालिम कैसे हो सकता है, वहाँ पर एक छोटी सी लड़की जियांची को भेज दिया इस मैच को जीतने के लिए, उसे क्या लगता है कि ये लड़की बेचारी इस मैच को जीत पाएगी। सेंट किंग तो कुछ ज्यादा ही मतलबी इंसान है। मास्टर यांग किंग भी आगे बढ़ते हैं और हमारे लिंजू से कहती है, लिंजू मुझे ये बताओ तुमने जियांची को वहाँ पर फाइट करने के लिए भेज दिया, क्या वो इस फाइट को जीत पाएगी? कहता हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो इस मैच को जीत सकती है। क्योंकि भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और जियांची से कहती है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, तुम हार मान सकती हो। जियांची उसे कहती है, नहीं मुझे हार नहीं माननी है, मुझे यहाँ पर फाइट करनी है। तो वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। क्योंकि उसे कहती है, जबकि तुम फाइट करने के लिए रेडी हो तो फिर मैं भी यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे पर अटैक करूंगी। और वो वहीं पर खड़ी खड़ी अपनी पावर्स को रिलीज करती है क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ टाइप की फाइटर है, इसी वजह उसकी फिस्ट की पावर बहुत ज्यादा होने वाली है। वो अपनी फिस्ट में अपनी पावर को रिलीज करती है और सामने की तरफ एक पंच मारती है। पंच के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा पंच आगे की तरफ बढ़ता है। जियांची उसके पंच के सामने होती है, वहीं से वो जंप करते हुए उसके पंच को अवॉइड कर लेती है। वो उसके पंच के ऊपर वाली साइड से जंप करते हुए उसके पीछे चली जाती है और पीछे जाने के बाद वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगी है। जबकि ज्यूक्यू कहती है, ये तो इतना बुरा नहीं था, तुमने बड़ी आसानी से मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया। तो जियांची पीछे जाने के बाद अपनी तलवार को यूज करते हुए डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 9 मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। ज्यूक्यू से कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी तलवार की पावर काफी ज्यादा होने वाली है और तुम आसानी से मेरे ऊपर अटैक कर पाओगी, लेकिन शायद तुमने ये
ये नहीं सोचा था कि मेरे पास अपने डिफेंस टाइप के अटैक्स हैं। ऐसी हमारी जियांची अपनी तलवार के 9 मूव के साथ उसके ऊपर अटैक करती है तो जियोक्यू की बॉडी के इर्द गिर्द एक बड़ी सी शील्ड बन जाती है और उसके सारे अटैक उसकी शील्ड के साथ टकराते हैं। जियांची वहां पर जल्दी से पीछे की तरफ जंप करती है और पीछे की तरफ हटने के बाद वो फिर से ह्यूमनली डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 10th लेवल 12th फॉर्म को यूज करने वाली है। तो अब वो यहाँ पर 10th फॉर्म को यूज करने वाली है। वो जियोक्यू के इर्द गिर्द एक सर्कल में घूमना स्टार्ट करती है। वो बड़ी स्पीड से उसके इर्द गिर्द भाग रही होती है। जियांची सोच रही होती है अब अगर मैं यहाँ पर इस मैच को जीतने वाली तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मूव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने इस मूव को अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो मैं इस मैच को जीत जाऊंगी। तब क्या एल्डर जाओ जाओ बाहर खड़े हंस रहे होते हैं और कहते हैं तो बिल्कुल बेकार है, तुम चाहे यहाँ पर कितनी बार उसके ऊपर अटैक क्यों ना कर लो, ये हमारी फैमिली की एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है। इसको कॉन्ग डिफेंस टेक्निक कहा जाता है। तुम्हारी तलवार की यहाँ पर इस कॉन्ग डिफेंस टेक्निक को नहीं तोड़ पाएगी। लिंजी भी यहाँ पर मैच को ही देख रहा होता है। वो एल्डर जैंग से कहता है एल्डर जैंग तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। तो एल्डर जैंग कहती है मुझे फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रही जियांची वहाँ पर कर क्या रही है, वो इसके इर्द गिर्द एक सर्कल में क्यों घूम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर उसके फ्लॉस को देखने की कोशिश कर रही है। लिंजी से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा। तो जियांची वहाँ पर उसकी शील्ड के इर्द गिर्द घूम रही होती है और वहीं पर घूमते घूमते वो उसके अंदर किसी वीक पॉइंट को देख रही होती है और उसे जब वीक पॉइंट मिल जाता है वो अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ अटैक करती है। अपनी तलवार को उसकी शील्ड के अंदर दंसा देती है। इस बात से जियो की भी काफी हैरान होती है क्योंकि उसकी तलवार शील्ड के अंदर घुस चुकी होती है। उसने उसके फ्ला को देख लिया और फ्ला को देखने के बाद उस वीक पॉइंट के अंदर अपनी तलवार को घुसा दिया है। जियो के पास अब यहाँ पर अपनी शील्ड के अंदर से भागने का टाइम नहीं होता। जब वो तलवार उसके साथ टकराती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। देखकर एल्डर जाओ जाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियो अब उस धुएं के अंदर से उस धमाके के धुएं के अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। उसके कंधे के ऊपर कट लगा होता है और वो काफी जख्मी होती है। निकलने के बाद वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे जो लड़के होते हैं हमारे सेक्टर के वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारी जूनियर सिस्टर तो यहाँ पर इस फाइट को जीत गई है, हमारी जूनियर सिस्टर वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर चीफ कहती है तो यहाँ पर विनर डिसाइड हो चुका है जियांची, चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हें और ज्यादा बैटल करने की जरूरत नहीं है। वो सोच रही होती है जियांची की हकीकी पावर इस वक्त एग्जिस्ट हो चुकी है, अगर जो यहाँ पर सेकंड फाइट करेगी तो ये बच नहीं पाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे नीचे उतारना होगा। जियांची भी जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आती है और नीचे उतरने के बाद कहती है सेंट किंग मैं इस मैच को जीत गई हूँ। सेंट किंग और सेक्टर चीफ दोनों से कहते हैं तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। उसके बाद हमारा लिंजी एल्डर जैंग से कहता है एल्डर जैंग मुझे प्यास लगी है। तो वो उसे कहती है ठीक है सेंट किंग मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जबकि बाकी के सभी एल्डर से देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही यहाँ पर लिंजी ने एल्डर जैंग किंग के ऊपर कौन सा जादू किया है। एल्डर जैंग किंग उसके लिए किस तरह पानी लेने के लिए जा रही है, वो तो हमेशा बहुत ज्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड के साथ रहती थी। इससे कहता है मुझे लगता है कि सेंट किंग के पास कोई ना कोई हिडन टेक्निक है जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। एल्डर डी जैंग कहते हैं लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा चांस खो दिया, हमें उस लड़के का साथ देना चाहिए था। बाकी के दोनों भी उसे कहते हैं हाँ हमें भी ऐसे ही लगता है हमें उसका साथ देना चाहिए था, अब हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इस कंपटीशन को आगे स्टार्ट करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस की एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांची अपनी पहली फाइट को जीत जाती है। दूसरी तरफ से एक लड़की जिसका नाम यूकी होता है वो उसके साथ फाइट कर रही थी। उसने अपनी पहली फाइट को यहाँ पर जीत लिया है। पहली फाइट को जीतने के बाद अब यहाँ पर सेकंड फाइट की बारी है क्योंकि वो फारीना से नीचे उतरती है जाकर अपने मास्टर जाओ जैंग से कहती है जाओ मास्टर प्लीज मुझे माफ करना। उस लड़की ने बड़ी आसानी के साथ मेरी शील्ड के अंदर एक फ्लॉ को देख लिया था। वीक पॉइंट को देखने के बाद उसने अटैक किया जिसकी वजह से मैं हारी हूँ। उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वहाँ पर इस फाइट में तुम्हें लड़की ने नहीं हराया बल्कि उस लड़के ने हराया जो कि वहाँ पर पीछे खड़ा है। मुझे लगता है कि उसी लड़के ने इस लड़की को तुम्हारी शील्ड के फ्लॉस के बारे में बताया होगा। ऐसे स्पेशल लड़का है कौन जो कि मास्टर जैंग किंग के साथ खड़ा है। जल्दी जाओ अपने दूसरे स्टूडेंट जिसका नाम जी जैन होता है वो उसे कहता है जी जैन अब तुम जाओ तुम्हारी बारी है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद अपने ओपोनेंट को मार डालना। वो कहता है ठीक है मास्टर मैं अभी जाता हूँ। वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है और कहता है मेरा नाम जी जैन है और मैं इस वक्त रीइंकार्नेशन राम के 5th लेवल पर हूँ। यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम में से कोई डिसाइपल यहाँ पर आए और मेरे साथ फाइट करे और मुझे मोटिवेट करे। वो सभी डिसाइपल के पास सुनने के बाद बहुत सा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ये बंदा तो रीइंकार्नेशन राम के 5th लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि पहले जो औरत आई थी ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे अब कौन यहाँ पर जाकर इससे फाइट करेगा? क्या फिर से जूनियर सिस्टर जियांची इससे फाइट करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास और कोई डिसाइपल ही नहीं है। सेक्टर चीफ लिन से कहती है अब हमारी तरफ से कौन फाइट करने के लिए जाने वाला है क्योंकि हमारे पास तो और कोई भी फाइटर नहीं है। तुम किसे यहाँ पर भेजोगे? तुम्हारा लिन उसे कहता है हमारे 12 पैलेस में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि जाकर इसका मुकाबला कर सके। तो इसका मतलब यह है कि मुझे वहाँ पर जाना होगा, मैं खुद जाकर वहाँ पर फाइट करूंगा। सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा लो है, तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा लिन उसे कहता है शायद तुम एक बात भूल रही हो, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन बेस के ऊपर फाइट नहीं करता, तुम शायद इस बात को भूल रही हो। मेरे पास ना ही ब्रिलियंट की है ना ही मेरे पास कल्टीवेशन की पावर है, फिर भी यहाँ पर मैं इस फाइट को जीतने वाला हूँ। बात सुनने के बाद शांत हो जाती है। तुम्हारा लिन जंप करते हुए रीना में चला जाता है और उसे कहता है चलो ठीक है पहला अटैक तुम करो। ठीक है सभी देखने
देखने वाले कहते हैं तो हमारे सेंट किंग है, हमारे सेंट किंग स्टेज के ऊपर क्यों चले गए हैं। सेंट किंग तो इतने पावरफुल नहीं होते जैसे कि हमारी प्रिंसेस जीजी है, उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा लो है। सेंट किंग का काम ही क्या होता है जहाँ पर एक प्रिंस की तरह सारा दिन बिस्तर के ऊपर पड़े रहना और एंजॉय करना अपनी बहुत ही पावरफुल लाइफ को। जीसन हमारे लिंजुई के सामने खड़ा होकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसके पास काफी सारे डीमन पावर्स होती हैं। मास्टर जैंग किंग उसकी टेक्निक को देखने के बाद कहते हैं इसके पास तो एक अर्थ ग्रेड की हाई लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक है। जीसन पहले वाली ज्यूक्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर लॉन्ग लिन से कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो एक एक्सपर्ट है, यानी कि हमारा लिंजुई एक एक्सपर्ट है। जो वो टेक्निक यूज कर रहा है वो इस एक्सपर्ट के सामने बिल्कुल बेकार है। जीसन हमारे लिन से कहता है मैं यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की जान नहीं लेता जो मुझे अपना नाम नहीं बताता, तो मुझे यहाँ पर अपना नाम बता दो ताकि मैं तुम्हें आसानी से मार सकूं और तुम्हें मारने के बाद मेरा नाम भी याद रख सकूं। हमारा लिंजुई से कहता है तुम तो यहाँ पर मरने वाले और मरने वाले इंसान को मेरा नाम जानने की क्या पड़ी है। जीसन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, चलो देखते हैं कि आप यहाँ पर कौन किसको मारने वाला है, क्योंकि तुम ही यहाँ पर मरने वाले हो। वो जब पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा लिन बड़ी आसानी के साथ उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। इस बात से वो भी हैरान होता है कि इसने इतनी आसानी से मेरे पंच को डॉज कैसे कर लिया। हमारा लिन जो इसके पंच को डॉज करता है उसकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि उसके ऊपर बड़ी आसानी से अटैक किया जा सकता है। तो हमारा लिन अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे एक डबल पंच मारता है जिसके साथ वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है। सारे के सारे एल्डर देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे सेंट किंग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं, सिर्फ एक ही अटैक में सामने वाले ओपोनेंट को ग्राउंड के ऊपर फेंक दिया है। तो एल्डर जाओ शाओ इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उनके सारे स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिन जो ये मैदान में वहीं पर उसी तरह सही सलामत खड़ा होता है, जबकि एक ही मूव में उसने जीसन को वहाँ पर ढेर कर दिया। जीसन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जीसन कहता है मुझे जल्दी से जल्दी पीछे की तरफ हटना होगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके ऊपर मेरे टेक्निक की फ्लॉज को भी इसने देख लिया। जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है। तुम्हारा लिन जो कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम फायर से भागकर जा सकते हो। वहीं पर अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी बॉडी के अंदर एक होल बना देता है, इससे वो लड़का वहीं पर नीचे गिरता है। जीसन वहीं पर चिल्लाता हुआ ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर वो मर जाता है। मरने से पहले वो हमारे लिंजुई से कहता है तुम हो कौन। लिनो से कहता है मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला, अगर तुम्हें मेरा नाम जानना है तो मरने के बाद हेल में जाकर हेल के किंग से पूछ लेना। फिर साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए आसमान के ऊपर तलवारें बनाता है और वो तलवारें सीधी आकर जीसन की बॉडी के अंदर धंस जाती हैं और अब फाइनली यहाँ पर जीसन मर जाता है। वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड बहता है और वहीं पर मर जाता है। देखने के बाद जाओ शाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एल्डर जाओ शाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने हमारे एक स्टूडेंट की जान ले लिया, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ फाइट करने के लिए आए थे। लिनो से कहता है अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आया कौन था, तुम खुद से यहाँ पर आए, खुद से तुमने आने के बाद यहाँ पर स्पार मैच की रिक्वेस्ट की थी, तो स्पार मैच के दौरान किसी की जान भी जा सकती है, क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो एल्डर जाओ शाओ कहता है तो लगता है कि ये वही लड़का है जिसने उस लड़की को बताया होगा कि कोंग डिफेंस टेक्निक के अंदर फ्लास्क को कैसे ढूंढना है। कि हमारा लिंजुई वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है, इसे क्या लगता है कि ये सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला, अभी तो यहाँ पर मजा आने वाला है। एल्डर जाओ मिंग कहते हैं इस लड़के की जो तलवारबाजी की कल्टीवेशन टेक्निक्स है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है, पता नहीं है कि ये किसी से भी कम है, मुझे तो लगता है कि एल्डर जैंग किंग के बराबर ही है। जबकि एल्डर जैंग किंग उन लोगों से कहती है तुम्हें लगता है कि ये मेरी बराबरी पर है, मुझे लगता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि पूरे के पूरे हांगमैंग कॉन्टिनेंट में ऐसा तलवारबाज कोई भी नहीं होगा जिसकी तलवारबाजी कल्टीवेशन लेवल इस लड़के के बराबर हो। ये तो एक एक्सपर्ट है। मास्टर लियू भी वहाँ पर खड़े सोच रहे होते हैं, मुझे तो लगा था कि हमारे सेंट किंग सिर्फ और सिर्फ दूर की बात को देख सकते हैं, इन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये तो वाकई में सेंट किंग होने के लायक है। सेक्टर चीफ हमारे लिंजुई से कहती है सेंट किंग चलो जल्दी से अब नीचे आ जाओ, तुम्हें और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो सोच रही होती है मुझे लगता है कि इस बंदे को सबक मिल चुका है, अब मुझे यहाँ पर तीसरी फाइट के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं बढ़ेगा। लिंजुई आगे बढ़ता है और जीसन की रिंग को उठा लेता है, जो उसकी स्टोरेज रिंग होती है, वो उसकी स्टोरेज रिंग को उठाकर अपने पास रख लेता है। कहता है अभी ये गेम खत्म नहीं हुई, तुम में से कोई और अगर फाइट करना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है, अगर तुम दोनों मिलकर फाइट करना चाहो तो तुम दोनों भी आ सकते हो। सभी लड़के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं हमारे सेंट किंग पागल तो नहीं हो गई, यहाँ पर दोनों कंटेस्टेंट को एक साथ फाइट करने के लिए बुला रहे हैं, क्या इनको वाकई में लगता है कि ये दो लोगों को अकेले हरा सकते हैं। दूसरी तरफ से वो दोनों ही लड़की काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो अपने मास्टर जाओ जाओ से कहते हैं मास्टर जाओ जाओ हमें वहाँ पर जाने दें, इन्होंने हमारे दोस्त जीसन को मार दिया है, जीसन को जान से मार दिया, हमें उसका बदला लेने दें, हम जाकर इस लड़के को मार डालते हैं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लड़का हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, अगर हमने इसको यहीं पर मार दिया तो फ्यूचर की प्रॉब्लम को हल कर लेंगे। एल्डर जाओ जाओ लोगों से कहते हैं बेवकूफो, यहाँ पर तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये लड़का तुम्हारी टेक्निक्स की फ्लॉज को बड़ी आसानी से पहचान सकता है। अगर तुम दोनों भी वहाँ पर जाते हो, जाकर इस लड़के से फाइट करते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत भी जीसन जैसी होने वाली है, तो भी वहीं पर ग्राउंड में तुम्हारी भी लाशें पड़ी होंगी। क्योंकि वो जल्दी से जंप करते हुए जीसन के पास चली जाती है, वो उसकी डेड बॉडी के पास जाती है और जाने के बाद कहती है मास्टर ये तो बिल्कुल बुरा है, जीसन की स्टोरेज रिंग इसके पास नहीं है, इसकी स्टोरेज रिंग गायब है। इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, उसके पास उसकी स्टोरेज रिंग नहीं है। तो हमारे लिन ने उस स्टोरेज रिंग को अपने हाथ में पकड़ा होता है और कहता है तुम लोग
जहाँ पर स्टोरेज रिंग की बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुम लोग जहाँ पर फाइट करोगे या नहीं करोगे। तब उसके हाथ में वो स्टोरेज रिंग को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिंजुई उनसे कहता है, मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं सारा दिन यहीं पर अरीना के सेंटर में खड़ा रहूं? अब मुझे जल्दी से बताओ क्या कि तुम लोग मुझसे फाइट करने वाले हो या नहीं करने वाले। जाओ चिल्लाकर उसे कहते हैं, सेक्टर चीफ ये क्या बकवास हो रही है, तुम्हारे इस लड़के ने पहले हमारे एक लड़के की जान ले ली और उसके बाद अब चोरी भी कर लिया, उसके पास उसकी स्टोरेज रिंग को चोरी किया है। जल्दी इसकी स्टोरेज रिंग को हमें वापस कर दो, जीज़ेन की स्टोरेज रिंग हमें वापस दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सेक्टर चीफ उसे कहती है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि ये वाली स्टोरेज रिंग जीज़ेन की है। लिंजुई उन लोगों से कहता है, तुमने कहा कि ये वाली स्टोरेज रिंग तुम्हारे स्टूडेंट जीज़ेन की, अगर तुम लोग मुझे ये बता दो कि इस रिंग के अंदर क्या है तो फिर मैं ये रिंग तुम्हें वापस कर दूंगा। ज्यूक्यू को शायद उसकी रिंग के बारे में पता होता है, वो कहती है, मुझे पता है कि इसकी रिंग के अंदर क्या है। इसकी रिंग के अंदर टोटल 2 लाख ब्राइट आयरन कॉइन्स हैं। लिंजुई से कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो, तुमने यहाँ पर एक तुक्का लगाया लेकिन तुम्हारा तुक्का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसकी रिंग को एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर से बहुत सारे लिंक्शी क्रिस्टल्स निकलना स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। हमारा लिंजुई से कहता है, तुमने कहा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लाख है, लेकिन यहाँ पर तो 500,000 से भी ज्यादा ब्राइट आयरन कॉइन्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रिंग जीज़ेन की हो ही नहीं सकती, ये वाली रिंग अब हमारी है। साथ ही हमारा लिंजुई कहता है, अपनी रीइंकार्नेशन के 90,000 साल में मुझे ये बात पता चल गई थी कि जीज़ेन के रिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी रिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है। बाकी के सेक्टर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद ज्यूक्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मरे हुए जीज़ेन की बॉडी के ऊपर पंच मारती है और कहती है, बेवकूफ ब्रदर कहेंगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रिंग के अंदर इतना ज्यादा पैसा रखा हुआ है। एल्डर चाओ चाओ हमारे लिन से कहते हैं, लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम इस रिंग को जल्दी से जल्दी मुझे वापस कर दो। अगर तुम इस रिंग को जल्दी से मुझे वापस नहीं करते तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो अगर तुम्हें आसमान के ऊपर एक बड़ा सा फिनिक्स पंछी दिखाई देता है, फिनिक्स पंछी के ऊपर मास्टर जानजू बैठे होते हैं। जानजू जंप करते हुए नीचे उतरते हैं और कहते हैं, टेंट किंग जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था मैं वो लेकर आ गया हूँ। वो जल्दी से वहाँ पर जंप करते हैं और लिन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लिन सोच रहा था, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, जैसा कि मैंने इसे कहा था कि फिनिक्स क्राई स्पीयर को लेकर आना है, जो कि एक 9th लेवल का वेपन है। बहुत अच्छी बात है कि ये टाइम के ऊपर यहाँ पर पहुंच आए हैं। अब सभी कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। टाइल्टर जानजू उस वेपन को हमारे जुनजी को दे देते हैं और उसे कहते हैं, वेपन वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि स्पीयर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो भी रेड हीवन पवेलियन वालों की। हम लोग इस रिस्ट्रिक्शन को ओपन किए बिना स्पीयर की फुल पावर को यूज नहीं कर सकते। लिंजुई उनसे कहता है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस रिस्ट्रिक्शन को बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूँ। इस रिस्ट्रिक्शन तोड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। साथ ही वो स्पीयर को अनशीथ करता है। स्पीयर को अनशीथ करने के बाद ग्राउंड के ऊपर फेंकता है तो जबरदस्त धमाका होता है। जो कहता है, ये स्पीयर तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो स्पीयर की नोक के ऊपर एक सील लगी होती है, उस सील को सिर्फ और सिर्फ रेड हीवन पवेलियन के लोग ही अनलॉक कर सकते हैं। जाओ जाओ जब इस स्पीयर को देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये वाला स्पीयर तो हमने अपने लिए बनवाया था, फिर ये स्पीयर इन लोगों के पास कैसे आ गया? ये वाला स्पीयर तो रिफाइनिंग क्लैन वालों ने हमारे रेड हीवन पवेलियन के लिए गिफ्ट के तौर पर बनाया था और वो ये गिफ्ट के तौर पर आज हमें देने वाले थे। मैं यहाँ पर इस गिफ्ट को लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर इन लोगों से आकर फाइट कर लेते हैं, थोड़ा मजा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लिंजुई कैसे स्पीयर के ऊपर से सील को हटाने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेशन के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर जानजू लिंजुई के कहे के मुताबिक 9th लेवल के स्पीयर को लेकर वहां पर एंट्री मारते हैं और लिंजुई इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ता है। उसके ऊपर एक सील लगी होती है जो कि रेड हीवन पवेलियन के नाम से होती है। तो जाओ जाओ कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये वाला स्पीयर तो हमें मिलने वाला था। मैं इसी स्पीयर को लेने के लिए तो आज यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर आकर फाइट कर लेते हैं, कुछ मजा कर लेते हैं, उसके बाद स्पीयर को लेकर वापस चले जाएंगे। ये वाला स्पीयर तो इनके हत्थे चढ़ गया है, लेकिन ये लोग इसके ऊपर सील को कैसे हटाएंगे? तो हमारा लिंजुई अपने पास से बैज निकालता है जो कि उनके रेड हीवन पवेलियन का बैज होता है, एक स्टूडेंट बैज। देखने के बाद एल्डर जाओ जाओ और भी हैरान होते हैं और कहते हैं, इस लड़के के पास रेड हीवन ऑर्डर कहां से आ गया? इस लड़के को कैसे पता है कि हम लोग इस रेड हीवन ऑर्डर को यूज करते हुए स्पीयर के ऊपर से सील को हटा सकते हैं? ये वाला रेड हीवन ऑर्डर तो हमारे जीज़ेन की रिंग के अंदर से मिला होगा। लिंजुई कहता है, रिफाइनिंग क्लैन वाले रेड हीवन पवेलियन के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पर ये वाला गिफ्ट उनको देने वाले थे, इसी वजह से उन्होंने इसके ऊपर एक सील लगाई हुई थी, रेड हीवन क्लैन की सील, जिसको सिर्फ और सिर्फ रेड हीवन ऑर्डर की मदद से हटाया जा सकता है। ये सारी का सारा मैंने पहले से प्लान किया हुआ था। मुझे पता था कि उन लोगों के पास स्पीयर है, वो तुम्हारे लिए बना रहे हैं और उसके पास सील भी लगी हुई है। इसी वजह से मैंने मास्टर जानजू को वहां पर पहले भिजवा दिया ताकि वो स्पीयर को लेकर आ सके। उसके बाद तुम अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ पर चले आए ताकि मुझे ये वाली सील भी मिल सके। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम खुद से यहाँ पर इस रेड हीवन पवेलियन ऑर्डर को मेरे पास लेकर आए, जिसकी मदद से मैं सील को हटा सकता हूँ। तो साथ ही वो सील को तोड़ता है और सील को तोड़ने के बाद उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसे वो स्पीयर के ऊपर डाल देता है। स्पीयर के ऊपर डालने के
बाद जो सील होती है रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। हमारा लिन जो इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ते हुए सामने की तरफ रिलीज करता है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखकर तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये स्पीयर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और देखते ही देखते उस स्पीयर के ऊपर जो सील लगी होती है वो खत्म हो जाती है। सील के खत्म होने के बाद हमारा लिन जो कहता है, एल्डर ल्यू मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक नया वेपन देने वाला हूँ। ये लो, ये एक 9th लेवल का वेपन है जो तुम्हारे लिए है, इसको यूज करो। और वो उसे उसकी तरफ फेंक देता है। एल्डर ल्यू जो कि एक स्पीयर यूजर है वो स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं, सेंट किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही वो स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ता है तो स्पीयर के अंदर से फिनिक्स निकलता है जो कि फायर से बना होता है और बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो सेक्टर चीफ कहती है, लगता है कि स्पीयर ने अपने मास्टर को चूज कर लिया है, उसने अपने मास्टर को पहचान लिया है कि इसका मास्टर कौन है। मिस्टर ल्यू भी अपने अंगूठे के ऊपर कट लगाते हैं और अपने ब्लड को स्पीयर के ऊपर लगाते हैं ताकि वो उसे अपना मास्टर मान सके। तो जैसे ही वो स्पीयर के साथ उसका बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है, के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। मास्टर ल्यू अपने स्पीयर से कहते हैं, तो आज के बाद मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, हर फाइट में मेरा बहुत ज्यादा साथ देना। ये एल्डर जाओ जाओ सोच रहे होते हैं, मुझे सबसे पहले टूल रिफाइनिंग सेक्टर में जाना चाहिए था और वहाँ पर जाने के बाद अपने स्पीयर को लेना चाहिए था। वैंगजियन क्लैन के लोग तो ये बहुत ज्यादा होशियार निकले। इन लोगों ने जहाँ पर ये सारा कुछ प्लान किया हुआ था और इन्हें बड़ी आसानी के साथ हमारे हाथ से हमारी चीजें छीन ली हैं। एल्डर डीजेंग और एल्डर जामिंग दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर कहते हैं, मुझे लगता है कि आज के बाद हमें भी सेंट किंग के साथ अच्छे से पेश आना होगा। क्या पता खुश होने के बाद वो हमें भी यहाँ पर इस तरह का एक पावरफुल 9th लेवल का वेपन दे दें। आज के बाद का हमारा मिशन है कि हमें उनके साथ बहुत ही प्यार से पेश आना है। एल्डर ल्यू अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं ना, कहते हैं अब अगर यहाँ पर एल्डर जाओ जाओ खुद भी मुझसे फाइट करना चाहे तो मैं उनको भी हरा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है, मेरा वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो एल्डर ल्यू आगे बढ़ते हैं और लिन से कहते हैं, क्या आपको यहाँ पर मेरी हेल्प की जरूरत है? अगर आप चाहो तो मैं इन सभी लोगों को सिर्फ एक ही झटके में मार सकता हूँ। मास्टर लॉन्गलिन भी इसे कहते हैं, हाँ यहाँ पर मैं भी फाइट करने को रेडी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं भी फाइट करूंगा। बात सुनने के बाद एल्डर जाओ जाओ कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सभी लोग तो यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। लिन उन दोनों को वहीं पर रोक देता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं। साथ ही हमारा लिन उन लोगों को धमकी भी दे देता है। वो उनसे कहता है, दोबारा हमारे वैंगजियन क्लैन को छूने की कोशिश भी मत करना, यहाँ पर हमारे करीब भी मत आना। अगर तुमने इस बारे में सोचा भी तो तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी, इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी कि तुम्हारा रेड हेवन पवेलियन ये बचेगा ही नहीं। एल्डर जाओ जाओ उसे कहते हैं, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तुम्हारा लिन उसे कहता है, नहीं, तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। एल्डर जाओ जाओ बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने के बाद अपने बचे हुए 3 डिसाइपल और एक डिसाइपल की लाश लेकर वहाँ से वापस की तरफ निकल जाते हैं, जबकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सेंट किंग वाकई में बहुत ही महान इंसान है, उन्होंने हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फाइट को जितवा दिया। सेक्टर चीफ आगे बढ़ती है और लिन से कहती है, लगता है कि तुम्हें टूल रिफाइनिंग सेक्टर वालों के बारे में पहले से पता था कि वो लोग स्पीयर बना रहे हैं। हमारा लिन उसे कहता है, तुम्हें ये सब के बारे में मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एल्डर जानजू की जाकर तारीफ करो, क्योंकि उन्हें इस सेक्टर के बारे में पहले से पता था। ये सब कुछ तो उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जानजू वहाँ पर सोच रहे होते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लगता है कि ये मेरे और किंजी के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऊपर से ये दोनों इस तरह बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे डीमन सी लैंड का जो मकसद है वो बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर सका तो हमारे एनवॉय इस मिशन को जरूर पूरा करेंगे। सेक्टर चीफ उसे कहती है, एल्डर जानजू आपने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम किया है। आपके अचीवमेंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि आपके मेरिट्स के मुताबिक आपको रिवार्ड दिया जाएगा। आप मुझे बताएं कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही वो सोच रही होती है कि लिन जो चाहता है कि मैं एल्डर जानजू के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आऊं ताकि मैं मदद करूं उसको यहाँ पर छुपे रहने में और उसे लगे कि यहाँ पर उनके ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। सुप्रीम एल्डर जानजू से कहते हैं, सेक्टर चीफ आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, हमारे सेक्टर की जो प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है। साथ ही वो सोच रही होती है, मुझे इस बात के ऊपर भरोसा करना ही होगा कि सेंट किंग ने मुझे वो एंटीडोट दी थी। मुझे लगता है कि यही डीमन सी लैंड से आया हुआ एनवी है। मुझे इसके ऊपर हर बात के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, यही मुझे अचीवमेंट्स दिलवाएगा। हमारा लिन जी इन लोगों से कहता है, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर तो सेटल हो चुकी है, लेकिन ये मसला भी बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सभी एल्डर से कहता है, सभी एल्डर्स मेरे साथ आओ, मुझे तुम लोगों के साथ कुछ बहुत ही जरूरी बातें डिस्कस करनी है। वो उन सभी को लेने के बाद अंदर रूम के अंदर चला जाता है। मेन हॉल के अंदर जाने के बाद अपने पास एक पेपर निकालता है, पेपर के अंदर कुछ चीजें लिखता है। वो एक लिस्ट बनाकर उन लोगों से कहता है, मैं चाहता हूँ कि होंगमेंग बैटल के स्टार्ट होने से पहले तुम सभी लोग इन चीजों को ढूंढकर मेरे लिए लेकर आओ। इसके ऊपर कुछ स्पेशल चीजें लिखी हुई है, वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन तुम्हें वो लेकर आनी होंगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छा है। तुम इन सभी चीजों को ढूंढकर मेरे पास ले आना। चलो जल्दी से इस लिस्ट को देख लो। तो वो लोग इस लिस्ट को उठाते हैं और उसके ऊपर जो चीजें लिखी होती है उनको देखते हैं और कहते हैं कि मास्टर, जहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ हम वो सभी चीजें आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद सेक्टर चीफ उसे कहती है, लगता है कि तुमने यहाँ पर फिर से कोई नया आइडिया सोचा है। बताओ तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? तुमने यहाँ पर ये सारी स्पेशल चीजें क्यों मंगवाई है? मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेकार है, तुम्हारे लिए किसी भी काम की नहीं है। तो लिन उसे कहता है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ये सारी चीजें क्यों मंगवा रहा हूँ। साथ ही वो उसे कहता है, एक और बात, मैं अपने साथ जियांची को लेकर क्लियर पॉइंट में जाने वाला हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं है? वो उसे कहती है, लेकिन तुम उस छोटी जियांची
जियांची को अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि वो भी बहुत ज्यादा छोटी है? लिन आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि वो बहुत ज्यादा छोटी है? तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो कि वो छोटी है? तुम यहाँ पर किस सेंस में बात कर रही हो? सेक्टर चीफ उसे कहती है मैं यहाँ पर किसी और बारे में बात कर रही हूँ। तो हमारा लिन उसकी चेस्ट की तरफ देखते हुए उसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में ठीक है कि वो काफी ज्यादा छोटी है और उसके छोटे भी है, लेकिन फिर भी क्या करे, जो उसकी जरूरत है इसी वजह से मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सेक्टर चीफ उसकी बात सुनने के बाद शर्म के मारे लाल हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है जाओ जाओ दफा हो जाओ जहाँ से, उसे अपने साथ लेकर जहाँ जाना है वहाँ पर चले जाओ। अगर तुम यहाँ से अभी नहीं जाते तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो नेक्स्ट सीन में क्लियर पॉइंट का दिखाया जाता है। हमारा लिनजुई जियांची को अपने साथ लेता है, क्लियर पॉइंट में चला जाता है। लिनजुई से कहता है मैं कल्टीवेशन करने के लिए क्लियर पॉइंट के अंदर जाने वाला हूँ, तुम यहीं पर रहना और जहाँ पर मेरा ध्यान रखना, क्योंकि अगर मेरे पर कोई खतरा आता है तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जियांची उसे कहती है ठीक है मास्टर, मैं यहीं पर रहूंगी और आपकी रक्षा करूंगी, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको जरूर बचाऊंगी। लिनजुई जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है। जब वो पानी के अंदर जाता है तो वहाँ पर जीजी पहले से मौजूद होती है। वो उसे कहता है जीजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जीजी आगे बढ़ती है और उसे कहती है मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर अपने जख्मों को हील करने के लिए और कल्टीवेट करने के लिए क्लियर पॉइंट में आने वाले हो, तो मैं भी जल्दी से यहाँ पर चली आई ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। हमारा लिन उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से आई हो कि तुम्हें मेरे ऊपर शक था कि मैं जियांची को अपने साथ लेकर आया हूँ, कहीं मैं तुम्हारे बैट्समैन के साथ कुछ और न कर दूं। जीजी उसे कह दिया नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, मुझे पता है कि तुम मेरे अलावा किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसे कहती है मैंने सुना है कि आज तुमने रेड ह्यूमन पवेलियन के एल्डर को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है और उन लोगों को डरा कर भगा दिया है। तब से तुम हमारे वेंक्सियन क्लैन में एंटर हुए तब से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ती जा रही है, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। लिन उसे कहता है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी नजर में मैं किस तरह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। प्रिंसेस जीजी आगे बढ़ती है और उसे किस करते हुए कहती है तुम तो हर एक चीज में अच्छे हो। और साथ ही वो लोग वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और गप्पे लगाते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद जीजी उसे कहती है अच्छा ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जीजी के वहाँ से चले जाने के बाद लिन वहीं पर पानी के अंदर ही लेट जाता है और कहता है चलो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है, अब मैं यहाँ पर उन सारे के सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ कि उस लड़के जीजैन की रिंग के अंदर से मुझे मिले हैं। लिन उसी पानी में बैठकर उस रिंग को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से वो सारे के सारे क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है, उन क्रिस्टल्स को पानी के अंदर फेंक देता है। पानी के अंदर वो सारे क्रिस्टल्स गिरने के बाद उनकी एनर्जी पहले से बढ़ जाती है और हमारा लिन उन सभी की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगा है। उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, सारे क्रिस्टल वहाँ पर एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, हमारे लिन की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब वो सारे के सारे उसकी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं तो हमारा लिन यहाँ पर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश करता है। जब भी यहाँ पर फोर्सफुली कोई भी अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश करता है तो आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स उसके ऊपर गिरते हैं। लिन कहता है लो आ गया, आसमान के ऊपर से डिवाइन ट्रेबुलेशन मेरे ऊपर गिरने वाली है। तो आसमान के ऊपर से काफी सारी ठंडा इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिन की बॉडी के ऊपर गिरने वाली है, जबकि हमारा लिन यहाँ पर क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, यानी कि वो ब्रेक थ्रू करने की स्टेज में है। जियांची को भी ये महसूस हो जाता है। जियांची कहता है लगता है कि ठंडा क्लैमिटी मास्टर के ऊपर गिरने वाली है, मुझे सेंट किंग को बचाना होगा। तो जियांची जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ती है। वो अपनी स्वर्ड डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 10th फॉर्म को यूज करते हुए उस इलेक्ट्रिसिटी को वहीं पर रास्ते में ब्लॉक करने की कोशिश करती है ताकि वो हमारे लिनजुई के ऊपर ना गिरे। जैसे ही वो अटैक को उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ टकराती है तो उसी वक्त वो खुद भी पीछे की तरफ गिर जाती है। पर मास्टर लॉन्गलिन को भी दिखाते हैं जो कि दूसरी तरफ दूर खड़े ये देख रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या आसमान के ऊपर से ठंडा क्लाइमेटी क्यों गिर रही है? ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है? लगता है तो ऐसा है जैसे हमारे सेंट किंग यहाँ पर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्टर चीफ को भी यहाँ पर कुछ महसूस होता है। सेक्टर चीफ कहती है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ठंडा क्लैमिटी गिरी है, यानी कि ठंडा इलेक्ट्रिक बोर्ड्स नीचे की तरफ गिर रहे हैं। लगता है कोई रीइंकार्नेशन राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर रहा है। जियांची ने यहाँ पर अपना काम पूरा कर दिया, उस ठंडा इलेक्ट्रिसिटी को वो थोड़ा बहुत ब्लॉक करती है, जबकि बाकी की सभी को हमारा लिनजुई अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसको ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है कि जियांची ऊपर से नीचे की तरफ गिर है। वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, जियांची को कैच करते हुए वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर बैठा देता और कहता है तुम ठीक हो? जियांची कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लिन उसे कहता है आप यहाँ पर चुपचाप मेरे सामने बैठ जाओ, मैं यहाँ पर इसी ठंडा क्लाइमेटी को यूज करते हुए तुम्हें भी ब्रेक थ्रू करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वर्ड कल्टीवेशन में एक और ब्रेक थ्रू कंप्लीट करो, तो हम दोनों को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फायदा हो। उसे वहीं पर अपने सामने बिठा लेता है और साथ ही अपनी एनर्जी को भी उसकी बॉडी के अंदर इम्ब्यूट कर रहा होता है ताकि उसे ब्रेक थ्रू करवा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।